नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज दिन सोमवार और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी। बच्चों की परीक्षाएं आ रही हैं और उससे संबंधित कुछ बातें और उसके साथ साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के आगे के भाग, जिसको भाग 3 में हम लोग पढ़ेंगे। भाग 2 तक हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित फार्मूले और उनके कुछ डेरिवेशन, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, फॉर्मूला। कहने का मतलब जैसे कि उनकी डिग्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 के में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 इसको आप बोल लीजिए। 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगी हमारी क्लास एजुकेशन विद शिवम पांडे सर पर। और थर्ड पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के मान के बारे में। कहने का मतलब जैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री में है साइन, कॉस, टैन। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, और इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ये तालिका आपको क्वेश्चन करने में बोर्ड एग्जाम हर जगह महत्वपूर्ण है। अगर यहां से हम बात करें इनकी अलग अलग और जाएगी, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। टैन का उल्टा होता है कॉट, और कॉस का उल्टा होता है सेक। से आप थीटा बीटा जो चाहे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइन 0 अंश का मान तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कॉस का आपको निकालना है तो इसी का आप उल्टा कर दीजिएगा। कॉस 90 डिग्री 1 हो जाएगा आपका, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2, कॉस 45 का मान हो जाएगा 1/√2, सेम हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। इसके बाद अगर tan की बात करें तो tan 0 का मान हो जाएगा 0, tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, tan 45 का मान हो जाएगा 1। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि tan की वैल्यू को कैसे ज्ञात करते हैं। tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3, और tan 90 का मान हो जाएगा आपका इन्फिनाइट। इसके बाद चूंकि आपको पता है, पिछली क्लास में आप बैक में जाके देखेंगे तो आपको अदर ज्या के बारे में बताया गया है। जब आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो अदर ज्या में चूंकि साइन का अपोजिट कॉस एक होता है, तो ये मान का आप अपोजिट कर देंगे तो इन सब की वैल्यू आसानी से आप पा जाएंगे, ठीक है। तो 0 का अपोजिट करेंगे तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, इसका आप करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका आप अपोजिट करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका आप अपोजिट करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका आप अपोजिट करेंगे तो 0/1 मींस 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक में चलते हैं तो सेक कॉस का अपोजिट होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहां पर कितना हो जाएगा आपका 2/√3, यहां पर आपका हो जाएगा √2, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, अगर इसका अपोजिट आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम कॉट में चलते हैं, कॉट में tan का अपोजिट हो जाएगा, ये इन्फिनाइट यहां आ जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो आपका √3 ऊपर आ जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। 1/0, 0/1, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप सारी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की निकाल सकते हैं, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको आसानी से आप लगा पाएंगे। और ये चार्ट आपको याद होना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो। जैसा कि मैंने इसको बना दिया है,
एक रफ तरीके से अभी, और बाकी आप बुक से भी अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। परीक्षा के बिंदुओं पर अगर चर्चा करना है तो इससे संबंधित हमको कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं एग्जाम में। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेता है जैसे अभी मैंने कहा कि आपको एग्जाम में आपके पूछ लेगा 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। तीसरा क्वेश्चन, चलिए पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर तीसरा बाद में लिखेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू tan 45। अब देखिए यही प्रॉब्लम अगर आपको चार्ट नहीं याद होगा तो आपको ये प्रॉब्लम एग्जाम में जरूर आएगी, और अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। 2 tan 45 की वैल्यू आपको पता होना जरूरी है। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 40 मतलब 1 का स्क्वायर। तो 2 1 जा 2 अपॉन 1 माइनस 1 मीन्स 2 अपॉन 0। 2 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है, इनफिनाइट। तो इसका आंसर क्या आ गया, इनफिनाइट। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हैं, 1 अपॉन 0 का मतलब, ठीक है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से, ऐसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं। कभी कभी तो मल्टीप्लाई फॉर्म में कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं और उनको भी करने होते हैं, भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर हो जाएगा 2 sin 30 की वैल्यू 1/2। अब मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, 2 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर। 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 माइनस 2 इंटू रूट, अगर किसी भी रूट का स्क्वायर हम करते हैं √x का स्क्वायर, इसको आप याद कर लीजिए और नोट भी कर लीजिए। कोई भी नंबर रूट के अंदर हो उसका स्क्वायर होगा तो रूट आपका हट जाता है, मींस आपका 3 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस 6। फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना आता है, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 माइनस 6 2 12/2 मींस माइनस 11/2। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 5 होल 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करके और एग्जाम में 2 से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे आपको इस प्रकार से आ जाता है, 2 sin 30 cos 60 tan 30 tan 60 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो यहां पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो डिग्री होती है उसको आपको उसकी वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। तो 2 sin 30 cos 60 tan 30 tan 60, ऐसे आपको वैल्यू पता होगी तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहां से इसको कैंसिल कर दिया, यहां से इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू 1 और आपका आंसर आ गया 1/2। खत्म। इस प्रकार से बाकी हमने आगे की बातों में जो चर्चा करनी है वो है एग्जाम बिंदुओं पर चर्चा करना, उससे संबंधित चर्चा करते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट हम चर्चा करते हैं बच्चे क्या गलती करते हैं, क्योंकि परीक्षाएं बहुत पास हैं। परीक्षाओं में सबसे पहला काम जो है, आपका लेखन बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। परीक्षा में आपका लेखन बहुत सुदृढ़ होना चाहिए। अगर आपका लेखन दुरुस्त नहीं है तो आप परीक्षा में अच्छे नंबर गेन नहीं कर सकते। पहली बात, मैथ में तो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी में आपके कम से कम 4 जीवन परिचय, व्याकरण पोर्शन की बात करें तो आपके अलंकार, समास, रस, दोहा सोरठा छंद, दोहा सोरठा छंद, और जो धातु रूप
धातु, रूप इत्यादि आपके पूर्णतः तैयार होने चाहिए, तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। हिंदी में आपका दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट ये होता है कि आपको संदर्भ अच्छे से लिखना आना चाहिए। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश, उसके बीच में इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है। जैसे आपने लिखा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, उसके बाद फला नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता, तो इसको इन्वर्टेड कॉमा में, या इसके लेखक, तो उनको भी इन्वर्टेड कॉमा में और ब्लैक पेन से कोशिश करो। इस प्रकार से अगर आप दर्शाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसके पास इतनी टाइम नहीं होती कि वो आपको देखे, वो सिर्फ आपकी कॉपी में मुख्य बिंदुओं को देखता है और आगे बढ़ जाता है। हिंदी में संदर्भ आपको अच्छे से आना चाहिए। संदर्भ के बाद प्रसंग, अच्छे से उसका लिखिए। प्रसंग का मतलब होता है एक निचोड़। तत्पश्चात आप अगर पद्य की बात कर रहे हैं तो उसका भावार्थ लिखिए, गद्य की बात कर रहे हैं तो उसकी व्याख्या करिए। इस प्रकार से आप हिंदी में अच्छे नंबर पा सकते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखें तो अच्छा नंबर मिलेगा, तो मैं जैसे लिखना बता सकता हूं ऐसे आपको बता दूंगा। जीवन परिचय पहली हेडिंग, जीवन परिचय के अंतर्गत दूसरी हेडिंग साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय लिखिए। उसके बाद कृतियां या रचनाएं, रचनाएं, उसके बाद भाषा, उसके बाद शैली, और उसके बाद मृत्यु। जीवन परिचय के अंतर्गत आपको जन्म लिखना है, उनके बारे में लिखना है, कहाँ जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता थे, क्या थे, ये जीवन परिचय में लिखना है। साहित्यिक परिचय में उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनको कैसा साहित्य में योगदान रहा, उन्होंने क्या किया, कैसा किया, ऐसे लिखना है। कृतियां में उनकी जो कृतियां हैं, जैसे ठीक है, आप लिखते हैं बहुत सारी कृतियां हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि प्रेमचंद की, ठीक है, तो उसको आप लिखिए। उपन्यास, अगर आपको ऐसे लिख सकते हैं उपन्यास, कहानी इत्यादि, तो ऐसे लिखिए, नहीं तो कृतियां में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। भाषा, भाषा कैसी है, शुद्ध खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, कैसी भाषा है, तो भाषा को भाषा की तरह लिखिए। शैली की बात करते हैं तो शैली में आपको लिखना होगा, ठीक है, जैसे पद्यात्मक, गद्यात्मक, या आप लिख सकते हैं, ठीक है, तमाम शैली है, विवरणात्मक, भावात्मक, ये सब कॉमन शब्द हैं, आप इनको लिख सकते हैं। मृत्यु में आप दिखा सकते हैं उनकी मृत्यु के बारे में, कब उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से अगर आपका ये क्वेश्चन था कि जीवन परिचय, क्योंकि मुझसे पूछा था कई बच्चों ने, तो जीवन परिचय को आप ऐसे 5 हेडिंग में आसानी से लिख सकते हैं। बाकी आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे आपको कुछ लाइनें याद है, जैसे सूर सूर है तो कबीर, ठीक है, कैसे हैं, रहीम कैसे हैं, उनके बारे में आपको कोई 2-4 लाइनें याद है, तो वो लिख करके आप हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। व्याकरण पोर्शन में मैंने आपको अलंकार, समास, रस, छंद, सोरठा और धातु रूप इत्यादि बताया। इसको भी आप अच्छे से तैयार करके हैं। हिंदी की बात कर रहा हूं। इसके बाद अगर आगे बात करूं मैं, इस पोर्शन के बाद अगर आगे बात करूं आपका, तो आपका एक आता है खंड काव्य। ये कटना नहीं है, तो खंड काव्य में सर्ग 1, सर्ग 2, सर्ग 3, सर्ग 4 इत्यादि दिया रहता है। तो उसमें आप ऐसा ना करके, अगर आप सिर्फ चरित्र चित्रण याद कर लेंगे, जो मुख्य उसका पार्ट हो उसका चरित्र चित्रण याद कर लेंगे, तो आप खंड काव्य में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। खंड काव्य के बाद एक कहानी भी होती है आपकी बुक में, जैसे एकांकी कहते हैं हम, तो एकांकी भी आपकी होगी। तो एकांकी में भी इंटर की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें पंचलाइट है, ठीक है, और तमाम लोटा करके और तमाम इत्यादि एकांकियां कहानियां दी गई हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं आसानी से। खंड काव्य में जैसे जय सुभाष है, मेवाड़ मुकुट है, ठीक है, इसके बारे में भी आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हिंदी के विषय पर एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना करके आइए, देखते हैं आपको कैसे नंबर नहीं मिलता है। लेखन शुद्ध साफ हो, अक्षर के ऊपर लाइनिंग जरूर करें। आगे बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जितना मेरा मानना है आपका, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पैसेज, अनसीन पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसेज, अनसीन पैसेज, पैसेज, एक्टिव पैसिव, टेंस।
ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऐसे राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और लेटर और एप्लीकेशन, ये ग्रामर पोर्शन में महत्वपूर्ण पार्ट है। इतना आपका तैयार है तो आप आसानी से कुछ करके आएंगे। इसके अलावा अगर लिटरेचर की, ये लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, अगर लिटरेचर की बात आप कर रहे हैं तो लिटरेचर में आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लिटरेचर में आपको सेंट्रल आइडिया याद होना बहुत जरूरी है। छोटे क्लासों में अगर आप हैं तो उसमें आप पोएम भी याद कर लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया लेकिन आपको याद होना बहुत जरूरी है। साथ साथ क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर में आप बहुत भारी भरकम ना लिखें, छोटा भी करके लिखेंगे, पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग बातों को लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा है। ये मैं इंग्लिश में आपको बताना चाहूंगा। मैथ, मैथ की कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। मैथ में अगर आपको पास होना है तो आपको मैथ लगाना आना चाहिए। मैथ में सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, क्योंकि वो याद नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को देख लें, आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फालतू समय व्यस्त मत करें। पीछे जो क्वेश्चन पहले आ रहे हैं उनको पहले करें। ठीक है, तो उनको आप पहले करेंगे तो आप में बचे हुए टाइम में लास्ट में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन पे आप ट्राई मार सकते हैं कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फार्मूले से ज्यादा जरूरी है कि आप कुछ थ्योरम है उनको तैयार करके जाएं। ठीक है, जैसे एक थ्योरम है सेमी सर्कल में, ठीक है, जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसको प्रूव करिए ऐसे। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको मिलेंगे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज दिखाइए। ठीक, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ठीक है, ये सब आपकी थ्योरम है और इनको आप तैयार करोगे तो आप अच्छे नंबर मैथ में पा सकते हो। मैथ करने से पहले सांख्यिकी स्टैटिक्स में आप जब जाते हैं तो आपको चार्ट सिग्मा fi xi अपॉन, ठीक है, n, ये सब फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बहुलक तो बहुत इजी है। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और मैथ में भी अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। बात करते हैं हिंदी की हो गई और इंग्लिश की हो गई। सोशल साइंस, सोशल साइंस में मुख्य भाग ये होता है कि जो क्वेश्चन पिछले 4 ईयर में बहुत ज्यादा बार आया है वो आप उनका रिवीजन ज्यादा करें। पिछले 4 साल, जैसे आपका एग्जाम इस बार 2026 में होना है तो 2025, 2024, 2023 और 2022, इसमें से आप प्रिपेयर कर लीजिए जो क्वेश्चन ज्यादा बार आए। ठीक है, इतिहास के बारे में ये कहना चाहूंगा कि फालतू बातें ना लिख के काम की बातें लिखें। भूगोल में आप लिख सकते हैं कुछ बना के भी, पर इतिहास का जो आपका पेपर होगा उसमें जैसे आपको पूछ लिया प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। ठीक है, अब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम इत्यादि के बारे में लिखते हुए, ठीक है, युद्ध कैसे समाप्त हुआ वहां तक आपको आसानी से ऐसे ही लिखना होगा। 1857 की क्रांति, मंगल पांडे, कहां पे किसने नेतृत्व किया उसके बारे में लिखिए, मंगल पांडे। ठीक है, इसके अलावा अगला नाम रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, शिवाई, झांसी, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल लखनऊ इत्यादि, ऐसे आप करके कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कि जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या कानून से संबंधित, जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप उनको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इतिहास में आप इस प्रकार से नंबर पा सकते हैं। और वन ऑफ द माय फेवरेट पोर्शन इन एग्जाम वो है साइंस। साइंस के बारे में भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि साइंस में आप कैसे अच्छे नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो साइंस में अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो मेरी इन बातों को नोट कर लीजिए। साइंस में आपको गाथा लिखने से, परिभाषा लिखने से बिल्कुल भी नंबर अच्छे नहीं मिलने वाले हैं, ये मान लीजिए। गाथा परिभाषा लिखिए लेकिन उसके साथ उदाहरण का विशेष ध्यान रखिए। जो भी लिखिए अगर उदाहरण आप दे सकते हैं तो उदाहरण जरूर दीजिए, एग्जाम्पल जरूर दें।
उदाहरण जरूर दें, एग्जाम्पल जरूर दें। जैसे आप कोई भी रिएक्शन जैसे आप लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो आप लिख रहे हैं किसी भी रिएक्शन के बारे में, ठीक है, मान लो N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO, नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण। तो अगर आपको रिएक्शन याद होगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन को आपस में मिलाने से हम नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक रिएक्शन है आपका हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, ठीक, आपको हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण के बारे में लिखना है। तो अगर आपको तो बहुत कुछ पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाने से अमोनिया गैस बनती है, पर इतना लिखने मात्र से आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपको हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण लिखना है तो आपको लिखना होगा N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कैसे अमोनिया का निर्माण होता है। तो आपको लिखना होगा हैबर विधि के अनुसार नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में आपस में मिश्रित करने पर तथा अभिक्रिया के दौरान अच्छे उत्प्रेरक का प्रयोग करके हम अमोनिया गैस की प्राप्ति कर लेते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया को क्या करते हैं, कैटालिस्ट, ठीक है। उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा जब आप ये याद रहेगा आपको N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, तो आप आसानी से रिएक्शन को लिख पाएंगे। साबुनीकरण आपको करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए CH3COO गिव्स आउट CH3 COO गिव्स आउट CH3 COO प्लस 3NaOH कैसे बनता है, ठीक है, COOH, ठीक है। इस प्रकार से गिव्स आउट CH3COO CH3COO प्लस CH3COO, ठीक है। इस प्रकार से आप साबुनीकरण में कर सकते हैं, ठीक है। ग्लिसराइड और साबुन ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। अब साबुनीकरण में भी अगर आपको साबुनीकरण प्रक्रिया आपको तैयार है, उसमें आप रिएक्शन नहीं लिखोगे तो आपको नंबर अच्छा मिलने का चांस बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, जैसे मान लो आपकी एग्जाम में पूछ लिया गया कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, किरचॉफ का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम आपको कितना भी याद हो, दो आवेश को रखा जाए, ठीक है, जिनकी निम्न दूरी हो, पर आपको ऐसे दर्शाना पड़ेगा आवेशों के बीच, ठीक है, बहने वाली धारा, ठीक है ना, लगने वाला बल Q1 Q2 था, उनके बीच की दूरी यदि R हो तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीज आपको याद है तो आप आसानी से परिभाषा बना पाओगे, पर आपको ये दिखाना होगा दो आवेश जिनके बीच की दूरी R है, F is directly proportional to Q1 Q2, F is inversely proportional to 1/r², देन आप कर पाओगे F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/r², तभी आप दिखा पाओगे कूलाम का नियम। समझ गए? इस प्रकार से, ठीक है। F is equal to IBL sin थीटा, ठीक है, धारा चुंबकीय क्षेत्र और उसकी लंबाई के बीच में, ठीक है, इसको भी दिखाना है। तो कोई तार हो, ठीक है, इसमें धारा I बह रही हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा हो B, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या हो, L हो, ठीक है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा F is equal to IBL sin थीटा। अगर आप दिखा रहे हो जैसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो इसमें थोड़ा थोड़ा आपको जैसे कहने का मतलब ये फॉर्मूले के साथ साथ उनका चित्रीकरण भी अगर आप कर दोगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलने के चांसेस ज्यादा है। ये फिजिक्स की बात मैं कर रहा। केमिस्ट्री में रिएक्शन पर ध्यान दो और कोई भी चीज लिख रहे हो तो उसको उसके फॉर्मूले के साथ दर्शाते रहो। तीसरी बात ये है कि अगर कोई मान लो आप बायोलॉजी में कोई चीज लिख रहे हो तो उसका चित्र भी बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चित्र जैसे हार्ट बना रहे हो, लंग बना रहे हो, फेफड़ा मानोनेत्र बना रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो एग्जाम में, तो उसका चित्र बनाओ, उसके साथ साथ उसके सभी भागों को अवश्य दर्शाएं।
जब आप इतना कर पाओगे तो आप साइंस में अच्छे नंबर पा सकते हैं। ठीक है, साइंस में अच्छे नंबर पाने का और कोई तरीका नहीं है, आपको सूत्र पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको सूत्र नहीं पता है, कोई नहीं पता है ZnSO4 क्या होता है, जिंक सल्फेट क्या होता है, तो आप नहीं कर पाओगे। पानी वाटर कैसे बनता है, H2 + O2 लिख के चले आओगे तो नहीं होगा, गिव्स आउट 2H2O लिखना होगा। ठीक है ना, तो आपको यहाँ 2 लगाना होगा। रिएक्शन को बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप रिएक्शन बैलेंस करना नहीं जानते और अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे चैनल पे जाइए और क्लास को खोल के देखिए, वहां पर आपको रिएक्शन बैलेंस करना बताया गया है। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।